तो स्वागत है आपका मेरे इस सेशन पैशन से प्रोफेशन तक की कहानी में। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि 2010 जब मैं पटना गया था और दीपक भैया, अरुण भैया, रणधीर भैया इन सब के साथ रह रहा था, और फिर उसी बीच में उन लोग का जॉब लग गया। दीपक भैया, अरुण भैया का बैंक में जॉब लग गया, और फिर रणधीर भैया और मैं जो है सो दूसरे जगह एक सिंगल रूम का फ्लैट लेके रहने लगे। लेकिन रणधीर भैया उसी बीच में कॉलेज जो उनका था राजस्थान कॉलेज, वो वहाँ चले गए। जयपुर कॉलेज राजस्थान में पड़ता है, इंजीनियरिंग का कॉलेज है उनका, वहाँ चले गए वो। तो फिर वहाँ से मेरी कहानी जो है सो अब स्टार्ट होती है कि आगे फिर मैं किस तरह से आखिर सर्वाइव किया। तो एक सिंगल रूम 2200 रुपया उसका रेंट था, और अकेले देना मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। लेकिन फिर दिक्कत ये था कि मैं रूम नहीं ढूंढ सकता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, और अब समझ भी नहीं आ रहा था कि अगर मुझे पटना में रहना है तो 2200 रुपये के रूम में रहना होगा। दूसरा कहीं कोई जगह मुझे पता नहीं है, कैसे ढूंढना ये आइडिया नहीं है, कोई दोस्त नहीं है वहाँ पे। तो फिर सोचा कि क्यों ना मैं कुछ अर्निंग शुरू कर दूँ, कुछ इनकम अगर खुद का हो जाएगा तो मैं रह सकता हूँ यहाँ पे 2200 रुपये के रूम में भी। इसीलिए मैं निकल पड़ा नौकरी के लिए कि कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। तो उसी बीच में मेरा एक दोस्त था जो बताया कि SMS सर्विस वगैरह करके कुछ होता है, तुम जाओ वहाँ पे बात करो, घर बैठे अच्छा खासा इनकम होता है, वहाँ पे जाके बस तुमको बात करना है और कंसल्ट करना है। तो वो बताया कि पटना स्टेशन के पास एक ऑफ़िस है, और मुझे नाम अभी भी याद है उस कंसल्टेंसी सर्विस का, कल्याणी कंसल्टेंसी सर्विस ऐसा कुछ करके नाम था। कल्याणी मैम बुलाते थे, एक मैडम थी वहाँ पे। वो 1000 रुपया मुझसे ली और पूरा यकीन दिलवाई कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल पाया, अगर मैं नहीं दिलवा पाई तो आपका 1000 रुपया वापस कर दिया जाएगा। और उसके बाद एक फॉर्म पे वो पूरा फिलअप करवा ली, साइन करवा ली, और फिर मुझे कई जगह पे वो भेजी भी। जैसे कि पहला वो मार्केटिंग में भेजी, वहाँ पे मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद फिर वो भेजी कॉल सेंटर में, वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद भरोसा दिया गया कि इंटरव्यू दे के जाइए, आपको कॉल किया जाएगा, लेकिन कभी कॉल नहीं आया। और उसके बाद फिर टेली कॉलर में गया, तो टेली कॉलर का काम कुछ ऐसा था कि जहाँ भी साइन बोर्ड पे कोई नंबर है, कोई भी मोबाइल नंबर, उसको लिख लेना है और फिर उसमें चेंज करके लास्ट डिजिट का कॉल करना है। और अगर वो बंदा पटना का है, कहीं नज़दीक एरिया का है, तो उसको जो है सो बुलाना है कि आप जो है सो लकी ड्रॉ कूपन में एक जो है सो गोल्ड का जो है सो आप सेट जो है जीते हैं। तो मुझे वो अच्छे से याद है कि आज भी मुझे याद है कि बंदर बगीचा, वो सम्राट इंटरनेशनल होटल है, उसके पीछे जो है सो वो बंदर बगीचा एक रास्ता है, और वहीं पे एक सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करके कोई एक चिट फंड टाइप की कंपनी थी, और उसमें टेली कॉलर का काम मुझे मिला था। और मैंने उसके लिए एक टेस्ट भी पास किया था, टेस्ट लिया गया था और मैं पास कर गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। 50 रुपये पर डे उसका इनकम था, और बोला गया था कि यानी 1500 रुपये आपका फ़िक्स इनकम है मंथली, और उसके अलावा जितना क्लाइंट आपके द्वारा बुलाया जाएगा उतना आपको 50 रुपये पर क्लाइंट मिलेगा। तो हम लोग का काम क्या होता कि कोई नंबर पे कॉल करना है, नंबर पे कॉल किए तो उसके बाद बोलना हेलो सर, क्या आप पटना से बोल रहे हैं। तो मुझे उस समय इतना कन्फ्यूज़न होता है कि अगर कॉल रिसीव करने वाली कोई बच्ची भी होती तो मैं बोलता हेलो सर, क्या आप पटना से बोल रहे हैं, फिर सर मारता, फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर उसके बाद फिर कॉल करता है, फिर कोई मान लीजिए कोई लेडी उठा ली, फिर भी वही आ रहा है कि एक प्रैक्टिस हो गया, हेलो सर, क्या आप पटना से बोल रहे हैं। तो मुझे बात करने नहीं आ रहा था, कैसे बात करना है, कोई पटना के बाहर का है, कोई पटना का है भी तो वो बहुत तेज़ दिमाग का है, समझदार है, तो रूडली रिप्लाई उधर से मिलता था। तो 1-2 आदमी ऐसा होता जो मेरी बात 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक पेशेंसली सुन लेता था, बाकी सब तो फिर वो कुछ ना कुछ बोल के अपना सलाह दे के काट देते थे। तो मुझे लगा कि भाई ये तो पूरी तरह से एक तरह से चीटर वाला काम है, ठग वाला काम है, सिर्फ बेइज्जती ही यहाँ पे है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये देख के बहुत आश्चर्यचकित था कि वहाँ पे लगभग 15 से 20 जो है युवा, मतलब न्यू यंग ब्लड के लोग, एक टाटा इंडिकॉम का चोंगा टाइप का उस समय आ रहा था जिसके साथ वो अटैच रहता है रिसीवर, तो वो एक एक लेके हर कोई बिजी है एकदम, हर कोई नया नया नंबर पे कॉल कर रहा है, लगातार कॉल कर रहा है, और यही पूछना है कि हेलो सर, क्या आप पटना से बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, अगर आप पटना से बोल रहे हैं, अगर वो बोल दिया हाँ, तो क्या आप शादीशुदा हैं। फिर अगर वो बोला हाँ, तो आप जो है सो लकी ड्रॉ कूपन में आपको जो है सो मेरी कंपनी की तरफ से एक गोल्ड सेट दिया जाएगा। आपको इवनिंग में जो है सो यहाँ पे आना है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और आपको यहाँ पे बहुत सारी सलाह भी दी जाएगी, इनकम टैक्स कैसे बचाते हैं, अपने बच्चे को कैसे आप बेहतर एजुकेशन दिला सकते हैं, अपना जॉब कैसे आप सिक्योर करते हुए एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी बातें बोल के उसको बुलाना होता था, और जब वो आने के लिए मान जाएगा तो उसके बाद एक आईडी देना है हमको उसको, जो आईडी मेरा खुद का है, जैसे 50 रुपये मुझे मिलने वाला है, तो वो उसको देने के बाद वो लेके जब आएगा उस आईडी को, आईडी लिखवाएगा काउंटर पे, तो मेरा 50 रुपया फिक्स है। तो बस इतने के लिए लोग पूरे दिन माथापच्ची कर रहे हैं, लगातार हर किसी को उल्लू बनाने का जो है सो एक तरह से मुझे ट्रेनिंग चल रहा है वहाँ पे। सिर्फ 15 दिन, मुश्किल से मैं 15 दिन वहाँ पे काट पाया, और उसके बाद मैं सोचा कि 15 दिन तो
निकल गए, पैसे भी कुछ नहीं मिले, अब क्या करें। मुझसे कोई क्लाइंट नहीं फंसा था, मुझे बात ही नहीं करने आता था, फ़ोन पे कैसे बात करना यही नहीं समझ आ रहा था। और बाकी दूसरे सबको देख के और डिप्रेसिंग फ़ील होता था कि कर क्या रहे हैं सब, और यही सीखना है क्या इस तरह से। तो बहुत अजीब लगता था। मैं 1-2 बार बस अपने जो जान पहचान के लोग थे उन्हीं को कॉल करके मैं ट्राई कर लेता था कि देखते हैं कुछ करके कहीं हो जाए। तो 1-2 बार ऐसा किया, बस यही थोड़ा-सा मज़ा आया, उसके बाद फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। और वहीं पे एक मेरी जो है सो जान पहचान एक सत्या नाम के लड़के से हुई थी, और बहुत अच्छा था वो। मतलब कि हम दोनों एक जैसे थे कि उसे भी बात करने नहीं आता फ़ोन पे, मुझे भी बात नहीं करने आता था, तो इसीलिए दोस्ती हो गई। जब भी वो काम ख़त्म करके हम लोग बाहर निकलते तो हम दोनों काफ़ी देर तक बात करते हुए, मैं अपने रास्ते पर चला जाता, फिर वो अपने रास्ते चला जाता। एक समय ऐसा भी आया कि 15 दिन काम करने के बाद मैं बहुत मतलब इरिटेट हो गया था, और कोई फेस्टिवल का टाइम था, मुझे घर आना था, और मेरे पास भाड़ा भी नहीं था घर आने के लिए उस समय। मतलब इतना बुरा हालत है कि पूरा जो अकाउंट है मेरा एटीएम का, मैं ज़ीरो बैलेंस कर चुका हूँ। जेब में भाड़ा तक नहीं है वहाँ से आने के लिए, किससे मांगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उसी लड़के सत्या से मांगा, तो बोला कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 70 रुपीज़ है। मैंने बोला ठीक है वही दे दीजिए, काम चल जाएगा। फिर वो 70 रुपये लेके मैं अपने डेरा पर से स्टेशन के लिए फिर निकला। 10 रुपया तो बस स्टैंड पहुँचने में खर्च हो जाता है, उसके बाद बच रहे 60 रुपये। और उस समय भी जो है सो पटना आने के लिए भाड़ा शायद 60 से ज़्यादा ही लगते थे। तो मैंने बस थोड़ी सी चालाकी दिखाई कि मैंने पूछा कि मतलब मैं लगभग जगह का जो रास्ते में पड़ा था उसका बस भाड़ा चेक कर रहा था, कितना भाड़ा सबका लगेगा। तो मुझे पता चला पूछने क्रम में कि कोठिया तक का जाने का भाड़ा 60 रुपये है। तो मैंने बस वहीं तक का, मुझे समस्तीपुर आना था, लेकिन मैंने समस्तीपुर नहीं बोल के कोठिया का बोला और वहीं का टिकट ले लिया। टिकट नहीं, पर्ची दिया था वो, और फिर मैं बस में सो गया। जानबूझ के सो गया कि बस वाला जो है सो उठा ना पाए वो नहीं याद रखेगा उतना ज़्यादा चेहरा कि कौन कहाँ के लिए टिकट लिया है। और जब बस समस्तीपुर पहुँची तभी मैं आँख खोला कि निश्चिंत होकर सो जाना है, कहीं रास्ते में उतार ना दे। और समस्तीपुर पहुँचने के बाद यहाँ पे एक दोस्त रहता था जो इंटर मेरे साथ यहाँ समस्तीपुर में था। फिर मैं उसके यहाँ चला गया और वहाँ पे नाइट होल्ड किया कल होके। फिर उसके साथ कि भाई घर आने तक का भाड़ा नहीं है, तो उसके साथ मैं घर आया और उसी को बोला कि भाड़ा दे दें। एक हालात, मतलब ऐसा हालात भी लाइफ में मैंने देखा है कि पैसे की कितनी ज़्यादा जो है सो किल्लत लाइफ में कभी कभी हो जाती है, और कितना ज़रूरी होता है जीवन में कि अगर आप स्मूथ लाइफ जीना चाहते हैं तो पैसा कितना ज़रूरी होता है। तो ये भी एक जीवन का मैंने बहुत ही बुरा अनुभव जो है सो किया है। इस तरह के बहुत सारे अनुभव एक से एक है लाइफ में भरे पड़े। फिर जब मैं वापस पटना गया तो वहाँ पे तो 2200 रुपये का रूम, मतलब वो 2200 रुपये का रूम मेरे लिए एक टेंशन बन चुका था कि मैं छोड़ भी नहीं सकता। पटना में रहना है तो वहीं रहना होगा, कहीं दूसरा जगह देख भी रहे तो पता नहीं चल रहा कैसे ढूंढना है। अगर कहीं जा रहे हैं पूछने के लिए टू लेट लिखा हुआ भी तो हर जगह फैमिली के लिए लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ है पूछ रहे हैं तो नहीं, सिर्फ फैमिली के लिए है, स्टूडेंट के लिए नहीं। स्टूडेंट को तो ऐसे मतलब देखा रहे किसी को टेररिस्ट हो, मतलब आतंकवादी को जैसे डेरा दे रहे हों, तो स्टूडेंट्स के लिए, और डेरा अगर स्टूडेंट्स के लिए है भी तो वैसे एरिया में, ऐसे जगह पे है कि जिधर आप ढंग से जा भी नहीं सकते, पैदल पहुंच भी नहीं सकते रूम तक, इस तरह से हालत में रूम रखा हुआ है। मतलब जितना रिजेक्टेड रूम्स है, जितना रिजेक्टेड कॉलोनी है वो स्टूडेंट्स के लिए है, और जो थोड़ा ढंग का जीने लायक है वो स्टूडेंट्स को दिया ही नहीं जाएगा। तो मुश्किल होता था फिर रूम ढूंढना वहाँ पर। तो मैं सोचा कि चलो भाई ये काम छूट गया, कुछ और ट्राई करते हैं। तो फिर उस समय मैंने सोचा क्यों ना टीचिंग ट्राई किया जाए, टीचिंग में तो मतलब आसानी से हो जाएगा, टीचिंग तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे से पढ़ा हूँ हमेशा से। तो ये सोच के मैं चल दिया टीचिंग की तरफ। और वो कल्याणी मैम से तो जॉब नहीं मिल पाया, तो मैं गया खुशी से कि अब तो मेरा 1000 रुपया मुझे मिल जाएगा ना। तो फिर वो अपना फॉर्म निकाली, उसमें पीछे पलट के उसमें एक जो है सो क्लॉज वो जोड़ी हुई थी कि यदि वो कोशिश करती है, कहीं भेजती है क्लाइंट को और क्लाइंट रिजेक्ट हो जाता है तो उसको 75% रुपया काट के 25% वापस कर दिया जाएगा। तो मुझे मिला 250 रुपया। तो मैं फिर सोचा अब क्या कर सकते हैं, मैंने तो पढ़ा नहीं था वो पलट के उसको, मैंने पूरा जो डिटेल है वो देखा भी नहीं था क्योंकि उस समय तो वो इतना सारा 10-12 जो एक एक करके लाइन बाय लाइन रूल्स रेगुलेशन था, कौन पढ़ता है वो इतना छोटा बारीक सा, वो भी लास्ट में लिखा हुआ, और वो उधर इशारा भी नहीं किया जाता है। तो मैंने वो नहीं पढ़ा था। बाद में वो दिखाती है कि ये ज़रूरी है, आप इसे पढ़ लेना चाहिए था आपको, आपने गलती की है तो आपको इसके लिए आप खुद ही समझिए, आप रिपेंटेंस करने से क्या फ़ायदा होगा। फिर मैं वहाँ से एक दूसरे कंसल्टेंसी की तरफ गया, लेकिन वहाँ पे मुझे पता चला कि अगर आप टीचिंग में ट्राई करना चाहते हैं तो आपको ट्यूशन ब्यूरो में जाना चाहिए। तो वहीं पे एक मनोरमा ट्यूशन ब्यूरो है पटना में, ये बोरिंग रोड चौराहा के पास। तो मैं वहाँ पे राधिका कॉम्प्लेक्स हरिहर चैम्बर के अपोजिट, अभी मुझे याद है उसका एड्रेस, मैं वहाँ पे गया। और वहाँ पे एक विकास भैया वो ट्यूशन ब्यूरो चलाते थे, तो उनसे मेरी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात में ही अच्छी दोस्ती हो गई क्योंकि मैंने जब वो कल्याणी मैम के बारे में बताया कि किस तरह से मैं वहाँ पे फंसा और मेरा पैसा वहाँ पे डूब गया, तो वो थोड़ा सा एक सहानुभूति का रिलेशनशिप जो है सो जुड़ जाता है
तो फिर वहाँ पे 500 रुपया रजिस्ट्रेशन का अलग से लगा, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और फिर वो बोले कि मैं आपको ट्यूशन दिलवाऊँगा और आप थोड़ा सा जो है सो अपना प्रिपेयर्ड हो जाइए उसके लिए। पूछे किस क्लास का ट्यूशन आप पढ़ाइएगा, तो मैं था उस समय ग्रेजुएशन पार्ट 1 है, मैंने बोला कि ग्रेजुएशन में हूँ तो इंटर तक का मैं पढ़ा सकता हूँ। तो वो उस समय पहला ट्यूशन जो मुझे दिलवाए थे वो मार्क डिफेंस एकेडमी में फ़िज़िक्स पढ़ाने के लिए, चूँकि मेरा फ़िज़िक्स ऑनर्स पेपर था तो बोले फ़िज़िक्स आप पढ़ा सकते हैं, जाके देखिए। तो मार्क डिफेंस एकेडमी बहुत काफ़ी दूर, लगभग मैं जहाँ रहता था वहाँ से 6-7 किलोमीटर लगभग रहा होगा। तो वहाँ मैं साइकिल से गया, उस समय मेरे पास एक रेंजर की सेकेंड हैंड साइकिल थी, तो वो लेके मैं चल दिया, वहाँ पहुँचा। फर्स्ट डे मैंने पढ़ाया तो लगभग आधा स्टूडेंट, जैसे कि मैथ्स क्लास संतोष सर का था, वहाँ पे एक संतोष सर थे जो डायरेक्टर भी थे कोचिंग के, और जैसे ही वो निकले पढ़ा के और मेरी एंट्री होती है तो आधा स्टूडेंट जो है सो मुझे देख के निकल जाता है क्लास से, फिर आधे रुकते हैं कि फर्स्ट डे है देख लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट डे मैथ्स पढ़ाया, चूँकि मेरा इंटर में 12th में फ़िज़िक्स में अच्छा मार्क्स था, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, फ़िज़िक्स ही तो पढ़ाना है। लेकिन मैंने ये नज़रअंदाज कर दिया कि वो स्टूडेंट जो थे वो भी पार्ट 1 के थे, क्योंकि इंटर करके ही कोई एयरफोर्स नेवी की तैयारी करता है, तो वो सारे मेरे लेवल के थे। मुझ में बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस था कि मैं अपने सेम एज वालों को पढ़ाने के लिए वहाँ पे कोचिंग में पहुँच गया। फर्स्ट डे पढ़ाया और लास्ट में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैं भी जो है सो अभी पार्ट 1 में फ़िज़िक्स ऑनर्स से पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर बस इतना ही काफ़ी था, मैंने कैसा पढ़ाया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कल मैं जब गया, कल फिर लगभग 5-6 स्टूडेंट रुके थे, वो पता नहीं क्यों रुके थे, शायद वो मेरे क्लास के बाद किसी और सर का क्लास करने के लिए रुके होंगे। तो मैं सेकंड डे फिर क्लास लिया, लेकिन थर्ड डे मेरे जाते ही जो डायरेक्टर सर थे वो बताया कि सर आपसे पढ़ने के लिए कोई स्टूडेंट तैयार ही नहीं होता है, आप नो डाउट अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप जो ये बता दिए ना कि आपका जो है सो पार्ट 1 में अभी पढ़ाई चल रहा है, तो शायद इसीलिए लोगों को मतलब स्टूडेंट सब इन्फीरियरिटी फील कर रहा है कि सेम एज के टीचर से कैसे कोई पढ़ेगा। तो मैं फिर प्रॉब्लम समझ गया। फिर वो एक बुक दिए थे लूसेंट का, वो प्रैक्टिस पेपर टाइप का, तो वो वापस मांग लिए, तो मैं वो दे दिया और वहाँ से फिर अपने रेंजर साइकिल पर बैठा और बहुत सारे स्टूडेंट खड़े थे इंस्टीट्यूट के बाहर। मतलब एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, जैसे लग रहा हो कि तमाचा किसी ने लगाया हो। सारे स्टूडेंट्स बाहर में खड़े थे, वो बस रिएक्शन देख रहे थे कि किस तरह का रिएक्शन मेरा होगा उस समय, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे बस ये दिख रहा था कि जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊँ, यहाँ से दूर चले जाऊँ जहाँ पे मुझे ये स्टूडेंट्स और ये लोग ना देख पाएँ। तो फिर मैं अपने साइकिल पे बैठा और साइकिल को तेज़ी से चलाने का पूरा कोशिश कर रहा था। लग रहा साइकिल तेज़ नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैं पूरा पेडल पे ज़ोर से धक्का मार के आगे बस बढ़ चला। जब वहाँ से काफ़ी दूर निकल गया तो पूरे रास्ते में बस यही सोचते रहा कि क्या इतना बुरा है, क्या ऐसा दिन भी मेरे साथ। और उस दिन मुझे कई जो बुरी चीज़ें मैंने लाइफ में देखी थी कईयों के साथ होते, वो सारी चीज़ें एक एक करके दिमाग में आने लगी। दूसरे लोग को जैसे मैंने देखा था ठोकर लगते हुए, गिरते हुए, उनके साथ बेइज्जती वाला एहसास होते हुए उनको, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में एक एक करके आने लगी। वो वापस लौटने का जो 6 किलोमीटर का सफ़र था कोचिंग से डेरा पे जाना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। और मैं रास्ते भर यही सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पे रिजेक्ट हो गया तो मैं अब कुछ ऐसा करूँगा कि ये जो घाव मेरे दिमाग में बना है मैं इसको भर सकूँ, इसको भरपाई कर सकूँ, कुछ भी करके, चाहे मैं कुछ भी करूँ और काम, कोई भी दूसरा नौकरी करूँ, लेकिन मैं टीचिंग में पहले सफल होऊंगा। मैं एक अच्छा टीचर बन के दिखाऊँगा, जिसको लोग बुलाएंगे, जिसको लोग ढूंढेंगे, जिसकी ज़रूरत होगी समाज को। तो फिर एक ज़िद वहाँ से बन गई थी कि मुझे टीचर बनना है, और ऐसा टीचर बनना है जो हर जगह पे मतलब जिसका डिमांड हो बाज़ार में, ऐसा टीचर बनना है मुझे। और उसके बाद फिर मैंने 12th क्लास के लिए ये गांधी मैदान के पास पहलवान गली करके है, वहाँ पे बाकरगंज पहलवान गली वहाँ पे है, तो वहाँ पे मैंने जो है सो एक 12th के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मैंने मैथ्स के लिए ट्राई किया, लेकिन फिर वहाँ भी रिजेक्शन हुआ। सुनार का बेटा था वो, विकास भैया बताए थे कि अच्छा पैसा दे देगा सर, आप जाइए। तो बस ये सोच के कि अच्छा पैसा दे देगा मैं वहाँ चला गया, और फिर वो तो फर्स्ट डे में ही रिजेक्शन मिल गया था। फर्स्ट डे में ही जैसे ही मुझे बोला कि सर कुछ इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है और कुछ फैक्टराइजेशन सिखा दीजिए, तो मैं उसको हिंदी में सिखाने लगा। मैं उसको अपना जो लोकल लैंग्वेज है उसमें सिखाने लगा, तो फिर वो समझ गया था कि टीचर का लेवल जो है वो उतना अच्छा नहीं है। कल होकर फिर मुझे वहाँ से कोई कॉल नहीं आया, और विकास भैया को कॉल आया कि दूसरे टीचर को मैं ढूंढ लूँगा, सो रहने दीजिए। तो फिर विकास भैया बोले कि मायूस नहीं होना है, हम और टीचर और बहुत सारा जो है सो जानते हैं अभी पेरेंट्स को जहाँ पे टीचर की अच्छी ज़रूरत है। तो फिर कुछ दिन रुकने के बाद फिर मुझे वो क्लास 9th के लिए भेजे कुर्जी मोड़ पटना में, और वो संत कोलंबस की स्टूडेंट थी, उसका नाम था एरम रियाज। मेरे लाइफ में कुछ ऐसा था कि जब मैं क्लास 4 में था, क्लास 4 से 7 में जब पढ़ रहा था ज्ञान सागर शिक्षण संस्थान में यहीं पे, तो वहाँ पे एक क्लासमेट थी जिसका नाम था एरम जर्रीन।
और वो क्लास में हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहती थी और फर्स्ट पोजीशन पे सौ गुप्ता पर गई। ये दो स्टूडेंट थी जो पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी और उनके आने से पहले मैं हमेशा स्कूल में उस जगह पे फर्स्ट आया करता था, फर्स्ट पोजीशन पे रहता था। वो दोनों की एंट्री होने के बाद मेरा थर्ड पोजीशन फिक्स हो गया, वो दोनों फर्स्ट सेकंड पे हो गए। तो वो क्लास 4 से लेके 7 तक एक माइंड में होता है ना कि जुड़ाव हो जाता है उसको लेके, जो आपसे आगे निकल जाता है आपको पीछे छोड़ के। तो वो एक आप यूँ कह सकते हैं कि चाइल्डहुड क्रश टाइप का वो माइंड में पहले से अटैच था। फिर क्लास 9th में जब मैं वहाँ पढ़ाने के लिए गया तो उसी नाम की जब एक मुस्लिम लड़की को पढ़ाने के लिए मैं गया तो फर्स्ट डे वो मुझसे साइंस पढ़ने के लिए बोली, साइंस पढ़ेंगे सर। और वो टेम्परेचर चैप्टर बोली कि सर टेम्परेचर चैप्टर समझ में नहीं आता है। तो मैं पढ़ाने लगा, लेकिन वो टेम्परेचर पढ़ने के लिए बोली थी और मैं शायद उसे ताप समझा रहा था उसे, मैं हर चीज़ हिंदी में, यानी जैसे चैप्टर में लाइन बाय लाइन इंग्लिश का लिखा हुआ मैं उसका हिंदी करके उसे समझाने लगा। फिर सेकेंड डे दूसरे दिन मैं गया, दूसरे दिन वो क्लास 9th का फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा कुछ था, तो मैं उसे अभाज्य संख्या, गुणनखंड विधि ये सब पढ़ाने लगा। मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था, भाषा को लेके कि नॉलेज था मेरे पास, लेकिन जो भाषा, जो मीडियम होना चाहिए था नॉलेज को शेयर करने का, वो मेरे पास नहीं था। और पर्सनालिटी की बात की जाए तो उस समय मुझे ड्रेसिंग सेंस या बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, किसी से कैसे बात करना है, किस तरीके से पेश आना है, ये सब यानी पर्सनालिटी जो होनी चाहिए ये सब का बहुत अभाव था, बहुत कमी थी। जब मुझे ये पता चला कि जूता पहन के जाना ज़रूरी होता है ट्यूशन में, तो मेरे पास कोई अच्छे शूज़ नहीं थे उस समय। तो मैं काफ़ी सारे स्कूल जाने वाले बच्चों को देखता था कि वो पीटी शूज़ पहनते थे और बहुत जचता था उन पे। तो मैंने भी एक वाइट का पीटी शूज़ खरीद लिया था सिर्फ ट्यूशन जाने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने जाने के लिए कि वाइट का पीटी शूज़ रहेगा, अच्छा लगेगा ये देखने में। तो अब सोचते हैं तो हंसी आती है, लेकिन उस समय वो पीटी शूज़ पहन के मैं ट्यूशन जाता था और उसको गंदा नहीं होने देता था कि सिर्फ ट्यूशन के लिए यूज़ करना है। लेकिन एरम रियाज बस 2 दिन, एक दिन साइंस एक दिन मैथ्स पढ़ाए और उसके बाद दूसरे दिन ही उसकी मम्मी आई पढ़ाने के जस्ट बाद और बोली कि सर आप पढ़ाते तो अच्छा है, मतलब सबका एग्जाम देखे कि कोई ये नहीं बोल रहा है कि पढ़ाते ख़राब है, पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन मुझे एक एजेड टीचर चाहिए। एजेड मतलब थोड़ा सा उम्र दराज हो, अनुभवी हो। सो हम बात कर लिए हैं ट्यूशन ब्यूरो में, वो एक अनुभवी टीचर भेज देंगे। मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा था, ये रिजेक्शन कुछ ज़्यादा ही बुरा लगा था। समझ में नहीं आ रहा था कि भाई यहाँ पे इतना बुरा क्यों लग रहा है, शायद इसलिए कि कोई लड़की रिजेक्ट कर रही थी, या इसलिए कि उसका नाम एरम रियाज था, या इसलिए कि काफ़ी बार रिजेक्ट होते चला रहा था मैं, लगातार रिजेक्ट। और मेरे पास कोई विकल्प नहीं बन रहा था कि मैं वहाँ पे रहूँ कैसे, पटना में किस तरह से रहूँ, उस 2200 के रेंट को कैसे बियर करूँ। और ये भाग दौड़ के बीच में मैं ढंग से जो है सो खाना भी नहीं बना पाता था रूम पे। कैसे खाना बनाते, क्योंकि पूरा दिन तो बस ये था कि कुछ बुक्स लेके पढ़ते थे कि शाम में पढ़ाने जाना है, और फिर शाम में ये भाग दौड़ शुरू होता था। और उस बीच में मैंने कुछ दिनों के लिए दोबारा फिर से, यानी इस बार भी जब मैं पटना गया था तो स्पोकन के लिए मैंने ट्राई किया था कि मेरी बोलने की समस्या जो है, बात करने की समस्या जो है वो दूर हो जाए, इसके लिए मैंने फिर से स्पोकन ट्राई किया था। और इस बार दीपक भैया थे वो राजधानी अपार्टमेंट वाले फ्लैट में, तो उन्हीं के रिकमेंडेशन पे मैं स्नेहा स्पोकन ट्यूशन, जो कि धर्मेंद्र सर का है, ये जमुना अपार्टमेंट बोरिंग रोड में ही है, उसके सामने पढ़ाते हैं सर। तो मैं वहाँ गया और लगभग 2 से ढाई महीना मैं रेगुलर इस बार गया था। लगभग सर बोले थे कि 2-2.5 महीने 3 महीने आइए, आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। इस बार भी इंग्लिश इंप्रूव तो नहीं हुई, लेकिन बेइज्जती में कोई कमी नहीं रही। वहाँ पे पता नहीं बच्चे कहाँ से आते थे, सब बंठन के तैयार होके आते थे, ड्रेस, कुछ लोग तो ड्रेस पहन के आते थे, सीमेज का उनके ऊपर जो है सो लिखा रहता था CIMAG कुछ के ऊपर, मतलब कि जैसे किसी खास प्रोफेशनल कोर्स को करने वाले बच्चे सब वहाँ इंग्लिश सीखने आ रहे थे। और उनके बीच में सिंपल मतलब एक ऐसा शर्ट है जो मतलब मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट था मेरे लिए, लेकिन वहाँ पे ऑड लग रहा है। अंडर शूटिंग करके पहनने का उस समय तक मैंने नहीं सीखा था। फुल पैंट भी वो पुराने ज़माने की फल्लर वाली फुल पैंट होती है उस तरह की, और जूता के नाम पे कभी कभार में वो गोल्ड स्टार का जूता जो कि रंग छोड़ चुका होता वो पहन लेता, नहीं तो वो भी रेगुलर नहीं, भी फट चुका होता था नीचे से ढंग से, तो वो भी मैं रेगुलर नहीं पहनता था। मैं स्लीपर पहन के चला था, याद भी नहीं रहता, मैं स्लीपर पहन के सर चला जाता था कोचिंग। और फिर वहाँ पे सर कहते थे कि स्पोकन में यू हैव टू मस्ट वियर शूज़, प्रॉपर ड्रेसिंग एंड शूज़ मस्ट है। सर आप इंग्लिश सिखाइए ना, आप मेरे ड्रेसअप पे, मेरे शूज़ पे क्यों कमेंट कर रहे हैं। और ये एक बार नहीं कई बार करते थे सर। हाँ, लड़कियाँ सब हंसती थी, लड़के सब, वो कुटिल मुस्कान होती है ना उस तरह से। कोई ग्रुप नहीं बन पाता, कोई दोस्ती नहीं हो पाती, किसी के साथ नहीं जुड़ पाते थे। और फिर ये होता था कि जाने की इच्छा नहीं करती थी, क्योंकि
भाई अपना तो भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा तो फिर नहीं जाएंगे वहाँ पे। तो फिर स्नेहा स्पोकन ट्यूशन भी छोड़ दिए, इंग्लिश तो नहीं सीख पाए लेकिन कुछ पैसा दे के वहाँ से भी चले आए। रणधीर भैया जो मेरे रूम पार्टनर कुछ दिन रहे थे वो बताए थे काफ़ी बार, वो मतलब इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल लेते थे, ज़्यादा अच्छी नहीं थोड़ी बहुत बोल। उनका मानना था, उनका ये मतलब उनका पर्सनल सजेशन मेरे कि तुम जाओ फील्ड में और 2-3 घंटा घूमो, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा घूमो, वॉक करो, और उस बीच में जो भी चीज़ तुम्हारे दिमाग में आए उसको हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करो, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करो। तो बगल में AN कॉलेज था, AN कॉलेज के कैंपस में पहुँच जाता, अकेले ही पहुँचता था। लगभग 3-4 महीने गया होऊंगा लेकिन किसी से कोई जान पहचान नहीं बना पाया। और उसके बाद ट्रैक पे जो भी चीज़ दिमाग में आता, जो भी चीज़ दिखता है या सोचते, हर चीज़ को हिंदी से इंग्लिश में करते, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। कई महीनों तक ये हम किए थे और इससे इंप्रूवमेंट हुआ था, सच में इससे इंप्रूवमेंट हुआ था कि मेरा थिंकिंग जो है, किसी को भी अगर इंग्लिश सीखना है तो पहले उसके थिंकिंग को इंग्लिश में करना होगा। तो आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में मतलब कि आप महारत हासिल कर लें कि जितना जल्दी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए हम हमेशा जब भी हम पहले, अगर मातृभाषा मेरी हिंदी है तो हमेशा हम हिंदी से इंग्लिश में ही करेंगे, तो वो स्पीड में होना चाहिए। एक दिन ऐसा होगा कि वो जो प्रोसेसिंग हो रहा है बीच में ट्रांसलेशन का, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होगा। तो प्रैक्टिस से ये होता है। तो मैंने ये किया था और उसका काफ़ी फ़ायदा मुझे बाद में पता चला था। तो आप भी कर सकते हैं कि आप जब भी अकेले टहलते हैं, पीसफुल प्लेस पे रहते हैं, आप वहाँ पे रोज़ दिन जाइए, बैठिए, टहलिए। और एक चीज़ हम गौर किए लाइफ में कि जब आप मोशन में होते हैं या आप कुछ चीज़ को देख रहे हैं जो मोशन में है, जैसे आप बस में किनारे पे बैठे हुए हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, हर चीज़ आपको मोशन में दिख रही है, तो आपका माइंड तेज़ी से काम करेगा। आप चल रहे हैं, टहल रहे हैं, तो उस समय माइंड आपका तेज़ी से काम करेगा। कोई म्यूज़िक है जो काफ़ी स्पीड में चल रहा है तो आपका माइंड मोशन में काम, मतलब बहुत फास्ट काम करेगा उस समय। ये एक फ़ायदा है कि आप टहलते वक्त या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस वक्त ट्रेन से कहीं जा रहे हैं तो देख के बाहर, तो हर चीज़ को आप सोचिए, उस समय आपका थिंकिंग स्ट्रांग होगा, थिंकिंग आपका अब बेहतर बनेगा। आप इंग्लिश भी उस समय सीख सकते हैं। तो आदत डालिए, हर दिन कम से कम शाम में आधा घंटा 1 घंटा कहीं पे ट्रैक पे जाके जॉगिंग ना सही, कम से कम वॉकिंग करिए और इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करिए उस समय। बस एक ट्रिक है, आपको अच्छी लगे अप्लाई करिए, मैंने किया था। और उसके बाद हिम्मत नहीं हो रहा था, एरम रियाज वो रिजेक्शन वहाँ पे, अब मुझे और रिजेक्शन नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने विकास भैया को बोला कि भैया अब क्या करें, अब तो मेरा लगता है कि नहीं कुछ होने वाला। जब मैंने ये बोला तो भैया समोसा मंगवाए, चटनी मंगवाए, चाय पिलाए, काफ़ी ढंग से अच्छे से बात किए। मैं गया था सोच के कि 500 रुपये मेरा जो है सर कम से कम रिफ़ंड कर देंगे, वो 500 रुपया जो रजिस्ट्रेशन का मैंने दिया था, और ट्यूशन तो कोई मिला नहीं, तो वो कम से कम रिफ़ंड हो जाएगा, तो कुछ कम से कम राहत मिलेगी। ये पूरा सोच के गया था कि आज मैं मांग लूँगा। लेकिन जब वो समोसा, चटनी और चाय लेके मतलब सामने में रखे और बोले खाइए, मैं खा लिया। उसके बाद हिम्मत नहीं हो रहा है कि अब कैसे पैसा मांगें। 3-4 बार आए होंगे, हर बार चाय मिलाए पीने के लिए, समोसा खिलाए हैं आज। अब अगर पैसा मांगेंगे तो कितना बुरा लगेगा ना, और क्या पता उसके बाद भी पैसा नहीं दें और ये जो मेरा एक अच्छा रिलेशन वो भी ख़राब हो जाए। तो फिर मायूस मन से वहाँ से लौट आए और बोले भैया को कि अब नहीं मुलाकात होगी, हम समस्तीपुर जा रहे हैं। तो बोले ठीक है, कांटेक्ट में बने रहना, समस्तीपुर में भी रहना तो कांटेक्ट में बने रहना, कॉल करते रहना, बताते रहना, अगर कोई ज़रूरत पड़े पटना का तो हमेशा तैयार हैं। तो बस यही आखिरी मुलाकात थी उनसे, और ये सोच के मैं वहाँ से समस्तीपुर चला आया। 2010 का वो लास्ट रहा होगा, 2010 ख़त्म होने वाला होगा। समस्तीपुर आने के बाद मेरे दिमाग में बस यही था कि बहुत सारे विकल्प थे वहाँ रहने के लिए, पटना में रहने के लिए। सबसे अच्छा विकल्प तो टीचिंग का था कि वहाँ पे क्लास 1 to 10 के बच्चों को पढ़ाने पर ट्यूटर को स्टार्टिंग में 1000-1500 रुपया मिल जाता है। क्लास 8, 9, 10 को पढ़ाने पे तो 2500, 3000, 3500 तक मिलता है। अगर 11, 12 को पढ़ाते हैं तो आपको 200 रुपये पर क्लास, 150 रुपये पर क्लास मिलता है। तो इतना तो अच्छा खासा इनकम मतलब मिलने का तरीका है। लेकिन मेरे पास उस तरह का स्किल नॉलेज नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है मेरे पास, तो वो सीखना पड़ेगा मुझे। तो समस्तीपुर आने के बाद मैंने बस कुछ किताबें क्लास 1 से 5 तक की मैं लेके आया था वहाँ से, साइंस की, SST की। वहाँ पर ये गांधी मैदान है पटना में, वहाँ पे पुरानी किताब, सेकेंड हैंड किताब या नॉट फॉर सेल वाली किताब जो है आधे रेट पे मिल जाती है, तो मैं वो लेके आ गया और ख़ुद से मैं सेल्फ स्टडी करके नोट्स बना के पढ़ने लगा क्लास 1 से 5 तक की कुछ किताबें। और साथ ही साथ मैंने फिर से तीसरी बार स्पोकन के लिए ट्राई किया समस्तीपुर में। समस्तीपुर में जो सबसे ज़्यादा नामी हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, मैं उनके यहाँ स्पोकन करने गया, जो कि समस्तीपुर में अभी रहता हूँ, तो इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझ सकते हैं। और
मुझे अच्छे से याद है कि किस तरह से चल रहा था स्पोकन। रैपिडेक्स किताब का टाइप किया हुआ वो सेल्समैन और कस्टमर की बातचीत प्रैक्टिस। हाँ, तो क्या करवा रहे थे वो, रैपिडेक्स किताब का जेरोक्स एक तरह से बेच रहे थे। मतलब 1 घंटे का क्लास है, 15 मिनट 20 मिनट लेट से आना, कभी कभी तो आधा घंटा लेट से। बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ रहता है, पहले से ही लिखा रहता है बोर्ड पे, और जाके कॉपी पेस्ट मार देना है, उसको लिख लेना है कॉपी में। फिर उसके बाद सारे स्टूडेंट अपना चालू हो गए, आपस में बात कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं बात करके। फिर दूसरा कोई स्टाफ है जो कुछ प्रिंट आउट, कुछ जेरोक्स दे के चला गया, कुछ नोट्स पे असाइनमेंट दे के चला गया। फिर उसके बाद वो असाइनमेंट देखना है, सर आएंगे और उस असाइनमेंट को समझा देंगे, पढ़ के बोल देंगे, क्लास ओवर। ऐसा 2-3 महीने चलेगा। फिर जब उनको 11th-12th के मेन बैच को बनाना होता है तो फिर स्पोकन ख़त्म। बस यही है स्पोकन। स्पोकन के नाम पे क्या बेच रहे हैं आप? रिसेशन टाइम बेच रहे हैं, अपना खाली समय अपना बेच रहे हैं। जिस समय में 11th-12th का कोई बैच नहीं बन पा रहा है, उस टाइम में स्पोकन के नाम पे आप पैसा कमा रहे हैं और स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वोकैबलरी जो होता है उसका टाइपिंग करवा के आप वोकैबलरी का लिस्ट दे रहे हैं। उसमें भी एक दिन तो ऐसा हुआ कि जो गाली शब्द होते हैं, अब्यूसिव वर्ड्स होते हैं, वो हिंदी से इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, तो हिंदी से इंग्लिश में गाली कैसे देते हैं, ये पूरा लिस्ट दे रहे हैं स्टूडेंट को, पूरा सिखा रहे हैं कि ये सब बोलेंगे। अजीब है। काफ़ी बार तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, जो उनका बैच चल रहा है सुबह में 11th का 12th का, उसमें जो नोट्स वो बोर्ड पे लिखे हैं, उसमें जो टॉपिक लिखे हैं ग्रामर का, वही सेम चीज़ स्पोकन में भी बोल रहे हैं कि लिख लो, ये काम देगा, यही आज का टॉपिक है। यानी 1 घंटे में शुरुआत का आधा घंटा ख़त्म उनका। 15-20 मिनट जो है सो स्टूडेंट आता ही लेट से। अगर मान लीजिए 10 बजे क्लास है, 10:15 10:20 में स्टूडेंट आता है, 10:35 तक वो बोर्ड पर से कॉपी करता है। उसके बाद उसको समझाने के लिए सर आते हैं, सर समझा दिए, हल्का सा बोर्ड का थोड़ा सा बता दिए क्या लिखा हुआ है, क्लास ओवर। कभी बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है तो एक प्रिंट आउट नोट्स आ गया, वो स्टूडेंट पढ़ेगा, फिर आके सर उसको पढ़ देंगे एक बार, क्लास ओवर। बस यही है स्पोकन। समस्तीपुर का स्पोकन का यही लेवल है। कभी बातचीत नहीं करवाए, कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, डिबेट नहीं हुआ, कोई स्पीच सेशन नहीं हुआ, कैसे इंट्रोड्यूस करना है ये नहीं हुआ, कैसे बातचीत करनी है ये नहीं, कभी बुलवाया ही नहीं गया। मुंह खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, स्पोकन हम सीख गए। ये तीसरी बार जब मैंने स्पोकन किया तो मुझे हकीकत समझ में आया कि स्पोकन कभी भी किसी क्लास को ज्वाइन करने से नहीं होगा। खास करके आप किसी प्रोफेशनल टीचर, जैसे कि वो 11th-12th का प्रोफेशनल टीचर है या कॉम्पिटिटिव का टीचर है, उसके यहाँ जाकर आप स्पोकन करेंगे तो वो उसका जो ऑफ टाइम होता है, जिसमें वो पैसा नहीं कमा पाता, स्टूडेंट नहीं आ पाता, उसमें स्पोकन के नाम पे बिजनेस कर लेते हैं वो, तो वहाँ तो स्पोकन नहीं ही करना चाहिए। बाकी आप खुद देखें, समझें, अपना दिमाग आपका है, अपना समझ है ना, उसका इस्तेमाल करें। अगर सही कोई चीज़ है तो आप वहाँ ज्वाइन करें, किसी के कहने पर ना जाएँ। तो इस बार भी पूरा वेस्टेज। और इस बार मैं समस्तीपुर जब आया तो मैंने अपने दोस्त को बताया था कि एक रूम चाहिए, तो वो रूम के नाम पे क्या देखा, एक छोटा सा किचन। एक किचन जो है लगभग 500 रुपये रेंट होगा किचन का, 400-500 रुपये, वो मेरे लिए वो तैयार करके वो देख के रखे हुए था। पटना से वो फ्लैट खाली करके आए, किचन में शिफ्ट हो गए। किचन में रहते या खाना बनाते, तो रह रहे थे किचन में, खाना बनाने तक का जगह नहीं था उसमें। तो फिर बगल वाले रूम में एक उस समय मनोज नाम का लड़का रहता था, फिर उसी के साथ खाना शेयर कर लिए। एक टाइम हम बना देते, एक टाइम वो बना देता, इस तरह से चलता था। बाद में पता चला मनोज को रेलवे में नौकरी मिल गई। अच्छी बात है, अच्छा लगा। बाद में जब मैं दोबारा उसके बाद पटना जा चुका था, तब उसने एक बार कॉल किया था कि रेलवे में नौकरी मिल गई है। तो इस बार किचन में लगभग मैं 4 से 5 महीना रहा हूँगा। उसके बाद बगल में एक रूम खाली हुआ तो मैं फिर उसमें चला गया, और फिर 4-5 महीना उस रूम में भी अकेलेपन के साथ बहुत लंबा सफ़र गुजरा है मेरा। हाँ, मुझे एक चीज़ का और शौक़ था कि मैं अकेले रहता था, लेकिन फ़िल्म देखने का मुझे शौक़ था। मैं फ़िल्में देखता था, और उस समय मतलब सप्ताह में 3-4-5 फ़िल्में मैं देख लेता था। कोई एक फ़िल्म मैं आज देख रहा हूँ तो होता है कि सुबह में अगर देखना शुरू किया, थोड़ा बहुत देख के, पूरे दिन में कभी कभी जब टाइम मिल रहा है तो मैं उसको देख के ख़त्म कर देता। मोबाइल में ही देखता था, उसमें मेरे पास एक मोबाइल था और मैं उसमें फ़िल्म डला के देखता था। मेरा अकेलेपन का साथी था वो, पढ़ना और फिल्म देखना। ये लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा किया है। तो लगभग 8-9 महीने यहाँ रहा, और दोबारा मैंने 11th का कोर्स ज्वाइन करने का कोशिश भी किया। मैं दोबारा ये सोच के कि शायद 11th का कोर्स मैं फिर से करूँगा तो पटना जाके मैं वही 11th का पढ़ा के अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन जब दोबारा मैं कोर्स ज्वाइन किया तो मेरी पढ़ने की जो इच्छा थी वो 11th को नहीं, मतलब वो मर चुकी थी इच्छा।
मैं दोबारा जाके अच्छे टीचर के यहाँ ज्वाइन किया, जो बेस्ट टीचर थे समस्तीपुर में, उनके यहाँ जाके मैंने ज्वाइन किया। लेकिन जो इच्छा थी अंदर से 11th पढ़ने की वो नहीं हो रही थी। दूसरे वो जो स्टूडेंट थे क्लास में, वो हमको बहुत जूनियर दिख रहे थे, ऐसे लग रहा था कि ये सब बच्चे हैं मेरे सामने, इनके बीच में कैसे पढ़ेंगे। तो अजीब लग रहा था और कोई टारगेट नहीं था कि हम पढ़ के करेंगे क्या। वो टारगेट जो वहाँ से पैसा कमाने का था, फिर माइंड में आ रहा था कि हम तो यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में जाके ज्वाइन किए थे। जब हम खुद समझने में इतना कन्फ्यूज मतलब हो रहे हैं, इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है समझने में, तो किसी को समझाएंगे कैसे। और फिर एक और चीज़ कि 11th का इस्तेमाल आगे हम करेंगे किस चीज़ में। अगर हम 11th पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और पढ़ाते भी हैं, तो आगे चल के हमको 11th का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं मिल रहा है। और टीचर बनने का कोई एम फिक्स किए नहीं थे उस समय। तो फिर लगा नहीं, 11th सही नहीं है। 1 to 10th पढ़ने पे ये तो है कम से कम कि आगे चल के 1 to 10th का इस्तेमाल होता है, जनरल कॉम्पिटिशन में इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो फिर 1 to 5 का कुछ बुक्स में पढ़ के, और मैं सोच ही रहा था कि पटना में इस बार जाऊंगा। तो घर पे आने के बीच मुझे पता चला कि घर का कंडीशन कुछ ठीक हो रहा है। अब भैया का वहाँ ट्रेनिंग चल रहा था, ट्रेनिंग में पैसे ही मिलने लगे थे कुछ। तो उससे हालात जो है घर के नॉर्मल हो रहे थे, सब कुछ ठीक लग रहा था। तो मैं बात किया कि अब जो है सो मैं पटना जाऊंगा, समस्तीपुर मतलब रहने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। और वो चल रहा था 2011 का अक्टूबर, लगभग 8-9 महीने में समस्तीपुर में रह चुका था। तो फिर मैंने पापा से बात किया और उसके बाद मैं फिर करतार कोचिंग पटना जाने के लिए मैंने प्लानिंग की कि एयरफोर्स नेवी का तैयारी करेंगे और करतार कोचिंग में एडमिशन लेंगे। तो मैं वहाँ गया, करतार कोचिंग मैंने एडमिशन ले लिया। लगभग 9,000 लगभग उस समय फ़ी था उसका 6 महीने के कोर्स का। करतार बनाएंगे सरताज सुन के दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा उसका असर पड़ा हुआ था। तो मैं सीधे वहाँ जाकर एडमिशन ले लिया, क्योंकि पक्का एयरफोर्स नेवी यहाँ से निकल जाएगा। और फिर उसी के ज़रिए मुझे एक हॉस्टल मिला, नीलगिरी हॉस्टल। तो मैं वहाँ पे नीलगिरी हॉस्टल में शिफ्ट हो गया और वहाँ से फिर कोचिंग क्लास करने लगा। लेकिन सिर्फ 2 महीने ही बीते थे। लगभग 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना कोचिंग क्लास करने के लिए, पैदल होगी, कोई साइकिल नहीं था उस समय। और 2 महीने ही मैं गया था और बस मैं निराश हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म भरेंगे तो एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। मेरा परसेंटेज जो 69 है, क्या वाकई में इतना है कि एयरफोर्स का वैकेंसी जो है सो मैं भर सकता हूँ, और वैकेंसी भरने के बाद वाकई में एडमिट कार्ड मेरे लिए आएगा। मेरा एज बचा हुआ ही कम है, अब क्या करें। बहुत सारा कन्फ्यूजन वहाँ पे था। ऊपर से 11th-12th का फिजिक्स मैथ्स इतना टफ लग रहा था, बोरिंग लग रहा था, मज़ेदार नहीं लग रहा था। तो इन सब के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूजन। फिर ये भी डर कि अगर 6 महीने यहाँ तैयारी कर लिए, उसके बाद एयरफोर्स नेवी का एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम नहीं निकला तो फिर क्या करेंगे। फिर तो गार्जियन बोलेंगे फिर से आ जाओ समस्तीपुर या गाँव। तो इन सब चीज़ों के बीच में मैंने कुछ बहुत ही सख्त फैसला लिया, बहुत ही कड़े डिसीजंस लिए, जो मैंने खुद अपने दम पे लिए। और मैंने किसी को ये बताया नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो डिसीजंस क्या थे, तो 2011 मैंने 2 महीने एयरफोर्स नेवी का कोचिंग क्लास करने के बाद लिया था। और फिर वहाँ मैं 2011 से लेकर 2016-17 तक मैं वहाँ पे रहा हूँ। तो वो मैंने किस तरह से बिताया और क्या करके बिताया, और आज मैं अगर इतनी अच्छी हिंदी बोल रहा हूँ या इंग्लिश बोल रहा हूँ तो यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा। और बाद में चल के मैंने बैंक का एग्ज़ाम भी क्रैक किया, ग्रामीण बैंक का एग्ज़ाम, SBI क्लर्क का एग्ज़ाम, और भी कई एग्ज़ाम्स का PT क्रैक किया, SSC का CPO का एग्ज़ाम भी मैंने क्रैक किया था। तो ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने किस तरह से क्रैक किए। फिर मैंने समस्तीपुर में कोचिंग क्लास में पढ़ाए हैं, पटना में कोचिंग क्लास में पढ़ाया है, फिर मैंने अपना कोचिंग भी शुरू किया, अल्टीमेट इंग्लिश वर्कशॉप। तो ये सब जो सफ़र है इस कहानी में चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले सेशन में, पैशन से प्रोफेशन तक की कहानी के अगले सीरीज़ में। तो कैसा लगता है आपको मुझसे बात करना, मेरा ये जो लाइफ है वो सुन के आपको कुछ अगर मोटिवेशन मिलता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितना मोटिवेट फील करते हैं और आप वाकई में चाहते हैं क्या कि मैं इस तरह से अपनी कहानी आगे बढ़ाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।